मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नदी प्रवाह के बारे में। भारत की प्रमुख नदियां और उनके प्रवाह तंत्र के बारे में देखने जा रहे हैं, जो आज का हमारा क्लास है, थर्ड पार्ट नदी प्रवाह तंत्र का। चले बिना टाइम वेस्ट के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक को देखते हैं। हमने अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में गंगा नदी, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में देख लिया था। आज के इस थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको आगे की वीडियो अच्छे से समझ आ सके। प्लीज़ मेरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत और भारत बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, तिब्बत कहाँ है? चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? मानसरोवर झील के निकट में उसका उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र के बारे में कहा गया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है। ये जो तीन नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर के पास से ये नदियां निकलती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, तिब्बत से निकलने वाली नदियों को तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को, तिब्बत से निकलने वाली नदी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सरलुंग जंपो के नाम से, सरलुंग जंबो के नाम से जाना जाता है। सरलुंग जंपो कौन से राज्य में कहा जाता है फ्रेंड्स? सॉरी, कौन से देश में कहा जाता है? तिब्बत में। तिब्बत में सरलुंग जंपो के नाम से कौन सी नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ये नदियाँ भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है। ये नदियाँ भारत में कहाँ से प्रवेश करती है फ्रेंड्स? इसका प्रवेश कहाँ होता है? असम के घाटी से प्रवेश होती है। इसका ब्रह्मपुत्र का कहाँ प्रवेश होता है? भारत में असम की घाटी से, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब ये तिब्बत में रहता है तो इसे सरलुंग जंबो के नाम से जानते हैं, फिर आगे जाने के बाद इसे सांगपो के नाम से। परंतु जब असम के पास ये भारत में प्रवेश करती है, असम की घाटी में भारत में यह प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। एक ही नदी के बहुत सारे नाम है फ्रेंड्स, इसे में कंफ्यूज ना होइए, इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि जब ये भारत में प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। लेकिन भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहलाती है? दिहांग। और जब इसका उद्गम होता है तिब्बत में, तो तिब्बत में यह कौन सी नदी कहलाती है? सालुंग जंपो। और आगे बढ़ने के बाद ये कौन सी नदी हो जाती है? इसका नाम सांगपो। इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र के अनेक नाम है, इसमें कंफ्यूज ना होइए। चलिए देखते हैं एक बार मैप के जरिए। जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलता है? चीन के तिब्बत से होते हुए ये बहते हुए असम के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश असम से करती है। असम में प्रवेश करती है और असम में इस नदी को कौन सी नदी कहते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब ये तिब्बत में रहती है तो इसे सरलुंग जंबो, आगे बढ़ती है तो ये सांगपो हो जाती है। फिर जब भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, आगे बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग होने के बाद जब ये बहती है तो इसमें गंगा गंगा नदी आकर जमुना से मिल जाती है। दोनों नदी का संगम पद्मा कहलाता है। पद्मा बनकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो गंगा और जमुना मिलकर जब आगे बढ़ती है तो कौन सी नदी कहलाती है फ्रेंड्स? पद्मा। पद्मा नदी
जमुना और गंगा मिलने के बाद पद्मा का रूप ले लेकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र के बारे में फ्रेंड, कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी उनकी सहायक नदियां हैं जो प्रमुख हैं, तीस्ता नदी, सुराई नदी, कांगेर नदी, मानस नदी, दिहांग नदी, लोहित नदी, बकार नदी, कपिल नदी, ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब चलिए एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले देखते हैं कि कौन सी नदी कौन सी दिशा में आकर मिलती है। सबसे पहले देखते हैं कि बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी बाईं ओर से कौन कौन सी नदी आकर मिलती है, वो है तीस्ता नदी, कामेंग नदी, मानस नदी और दिबांग नदी। ये नदी बाएं तट की ओर से आकर मिलती है। और जो दाएं तट की ओर से कौन कौन सी नदी आती है, लोहित नदी, बराक नदी, दिबांग नदी। ये नदी बाएं तट से आकर मिलती है। अब एक एक करके इसका वर्णन देखते हैं और इनकी उद्गम स्थल और ये कहाँ जाकर मिलती है, इन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ होता है, सिक्किम राज्य के, सिक्किम में इसका उद्गम होता है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसका उद्गम फ्रेंड सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल में इसका प्रवाह चलता है और बांग्लादेश में प्रवाह करती है, वह ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में कहाँ पर मिलती है फ्रेंड्स, बांग्लादेश में प्रवाह करते हुए ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तीस्ता नदी उसका उद्गम होता है सिक्किम राज्य से और यह सिक्किम राज्य से बहते हुए पश्चिम बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवाह करती है और बांग्लादेश में ही ये अपनी मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा लोहित नदी। लोहित नदी इसे खून नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यही है फ्रेंड कि खून नदी किस नदी को कहा जाता है, लोहित नदी को खून नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा बराक नदी। बराक नदी ये मणिपुर के पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी फ्रेंड्स, मणिपुर की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। मणिपुर मिजोरम असम होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवाह करती है। जो हमारी बराक नदी है उसका उद्गम होता है मणिपुर की पहाड़ियों से और वो मणिपुर राज्य, मिजोरम, असम से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कौन से देश में, बांग्लादेश में प्रवेश करती है फ्रेंड्स, और ये मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र से कहाँ मिलती है फ्रेंड्स, मेघना नदी। मेघना ब्रह्मपुत्र का ही नाम है और वहां जाकर बराक नदी मिल जाती है और अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ गंगा नदी मिलकर विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। जो विश्व का सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत एवं सबसे बड़ा नदी डेल्टा, वो कौन सी नदी निर्माण करती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी ही निर्माण करती है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी निर्माण करती है, तो उसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखते हैं फ्रेंड्स मार्जुली द्वीप। मार्जुली द्वीप कहाँ है और इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मार्जुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी की विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मार्जुली द्वीप विश्व का, केवल भारत का नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा विशाल द्वीप कौन सा है, वो है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे याद कर लीजिए। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा नदी डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप और सुंदरवन डेल्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र के बारे में, हिमालय के जो प्रायद्वीपीय है उन सब के बारे में देखेंगे। जो नदी प्रवाह तंत्र है उनके प्रायद्वीपीय में बहने वाले, प्रायद्वीपीय भाग में बहने वाले कौन कौन सी नदियां हैं, इन सब के बारे में आज के इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट कहा गया है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कि हिमालय नदी की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी बहुत अधिक पुराना है। जो हमने फर्स्ट पार्ट में हिमालय नदी के हिमालय से बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ा है, उन नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां अधिक पुरानी हैं।
हिमालय से निकलने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय की तुलना में आधुनिक है और प्रायद्वीपीय वाली नदियाँ प्राचीन एवं पुरानी हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ वृक्षानुसार आकृति के दिखाई देती है। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, वो वृक्षानुसार प्रवाह तंत्र का निर्माण करती है और वृक्ष के नुमा दिखाई देती है, वृक्ष नुमा दिखाई देती है प्रायद्वीपीय नदियां। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी प्रवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती है। जो प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र है उनमें कौन कौन सी नदियां आती है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी और गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियों अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अब इसमें कहा गया है इस प्रायद्वीपीय भाग की नदियों को दो भाग में बांटा गया है। एक तो वो नदियां जो अरब सागर में जाकर गिरती है और वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए देखते हैं अरब सागर में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है। अरब सागर में फ्रेंड्स, अरब सागर में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी, ये अरब सागर में गिरती है। अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं कि नदियों का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ जाकर ये अपने अपवाह तंत्र को निर्मित करती है। जो नर्मदा नदी है, हम नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी के उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति हुई है। मध्य प्रदेश है, वहां से अमरकंटक के पहाड़ियों से नर्मदा नदी उद्गम हुआ है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए कितना किलोमीटर तक बहता है? 1312 किलोमीटर दूरी तय करती है। कौन सी? नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर 13-12 किलोमीटर दूरी तय करती है और ये दूरी तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी के बारे में कहा गया फ्रेंड कि इसकी कुल लंबाई कितना किलोमीटर तय करती है? नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और ये कहाँ जाके गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी के बारे में कहा गया है कि नर्मदा नदी में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण के सतपुड़ा के बीच ब्रह्म घाटी से होते हुए बहती है। जो नर्मदा नदी है फ्रेंड्स, वो दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। जब कोई नदियां दो पहाड़ियों के बीच होकर बहती है या उस दो पहाड़ियों से गुजरती है तो वो क्या कहलाती है? भ्रंश घाटी कहलाती है। और वो कौन कौन से घाटियां या पर्वत है? पहला तो है विंध्याचल पर्वत और दूसरा है सतपुड़ा पर्वत। दो घाटियों के बीच विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत से होकर नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। ये नदियां मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी नदियां हैं। ये जो नदियां हैं ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। मध्य प्रदेश में जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। जो नर्मदा नदी है फ्रेंड्स, उसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और इसे जीवन रेखा नदी कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदी बहुत सारी नदियां हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी नदी हैं। सेर नदी, तवा नदी और ओसांग नदी, ये नदी नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है नर्मदा नदी के बारे में कहा गया है कि अमरकंटक से दो नदियां निकलती है। अमरकंटक पर्वत है, वहां से दो नदियों का उद्गम होता है। पहला कौन सा है? नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ये दोनों नदियां एक ही जगह से निकलती है। एक का नाम नर्मदा और दूसरी नदी का नाम सोन नदी है और ये ब्रह्म घाटी से, ब्रह्म घाटी मतलब दो घाटियों के बीच की जगह से होकर गुजरती है, उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। और ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर आगे प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी में गोदावरी नदी के कौन कौन से उनके सहायक नदी है फ्रेंड्स? वो है पेनगंगा नदी, इंद्रावती नदी। ये नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियों में कृष्णा नदी है। कौन कौन सी नदी है वो देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी, आप ये बात में
डिफरेंट देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे लंबी कही गई है या बड़ी, इसमें कही गई है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के बारे में हम देखेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र, भारत के महाराष्ट्र राज्य के त्र्यंबकेश्वर के पास होता है इसका उद्गम, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी है, और इसका विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। देख लेते हैं कि जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलता है। इसका उद्गम महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, कृष्णा नदी मुख्य सहायक नदी कौन कौन से हैं? तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा, ये कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।